नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। और प्राइम न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूके प्राइम में। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा। गैरसैंण जाकर राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे। 9 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे हरीश रावत और ग्रीष्मकाल सरकार के दर्शन और उनके कामकाज का आंकलन करेंगे हरीश रावत ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 9 अगस्त को जाएंगे हरीश रावत और आकलन करेंगे वहां के कामकाज का। ग्रीष्मकाल सरकार के दर्शन और उनके कामकाज का आकलन करेंगे, ये ट्वीट करके जानकारी दी है हरीश रावत ने। पूर्व सीएम हरीश रावत से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा। राज्य सरकार ने अब तक के कार्यकाल में क्या कुछ किया है इसकी समीक्षा करेंगे। गैरसैंण जाएंगे और 9 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे हरीश रावत। ट्वीट करके ये तमाम जानकारियां हरीश रावत ने दी हैं। ग्रीष्मकाल सरकार के दर्शन करेंगे और गैरसैंण जाएंगे 9 अगस्त को हरीश रावत, ये ट्वीट करके जानकारी दी है। देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है जिससे प्राइम न्यूज आपको रूबरू करा रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत राज्य सरकार जो वर्तमान में सरकार है उसके कामकाज की समीक्षा करेंगे। अब तक क्या कुछ अपने कार्यकाल में किया है उसका लेखा जोखा देखेंगे हरीश रावत, ये ट्वीट करके जानकारी दी है। इसी के साथ वो गैरसैंण भी जाएंगे। 9 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे हरीश रावत, ट्वीट करके तमाम जानकारियां दी हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा। गैरसैंण जाकर राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे हरीश रावत, अहम जानकारी मिल रही है। 9 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे हरीश रावत। वहीं ग्रीष्मकाल सरकार के दर्शन और उनके कामकाज का आंकलन करेंगे, ये ट्वीट करके जानकारी दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन दीक्षित देहरादून से जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मार्च माह में गैरसैंण में हुए सत्र के दौरान ही उन्होंने ग्रीष्मकाल गैरसैंण होगी इसकी घोषणा की थी, जिसको लेकर के उसके बाद में सत्र के 2 दिन बचे हुए थे जो कि देहरादून में उस सत्र को पूरा किया गया था। लेकिन उसके बाद से कोरोना काल चालू हो गया और कोरोना काल के दौरान अभी तक वहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा होने के बाद में कितना विकास के कार्य हुए हैं, कौन कौन से अधिकारी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, कौन कौन से लोग वहां पर बैठ रहे हैं, इन सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि 9 अगस्त को हम सरकार के कामकाज की गैरसैंण में जितने कामकाज किए गए घोषणा के बाद में उन सभी कामकाजों को देखेंगे और इस पुण्य कार्य को करने के लिए मुझे मौका मिला है, इसलिए हम 9 अगस्त को गैरसैंण जा रहे हैं। हालांकि अभी तक वहां पर क्या काम हुए क्या नहीं हुए इन सब चीजों को लेकर के जो समीक्षा है वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा या फिर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि 15 सितंबर तक का अब वक्त बचा है, यानी कि 1.5 माह का लगभग वक्त बचा है इस ग्रीष्मकाल को समाप्ति में। और वहीं 25 सितंबर तक का वक्त बचा है इस सरकार को मानसून सत्र कराने के लिए। तो ऐसे में ये मानसून सत्र गैरसैंण में कैसे हो पाएगा, वहां पर क्या क्या अभी तक बुनियादी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं, इन सभी चीजों का जायजा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण के लिए 9 तारीख को रवाना हो रहे हैं। ये जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार के मंत्रियों ने अब हरीश रावत को घेरने की कोशिश की होगी। कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? बिल्कुल, इसको लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए कुछ न कुछ सबूखा करते रहते हैं, ऐसी टिप्पणी बंशीधर भगत ने की है। और उन्होंने ये भी कहा पहाड़ पहाड़ है और गैरसैंण राजधानी है, वहां पर क्या विकास के कार्य हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से जो घोषणाएं की है उसके अनुसार वहां पर काम चल रहे हैं। और वहीं जब सत्र की आहुति होगी, जैसे सत्र आहूत किया जाएगा उस समय वहां पर कामकाज दिखाई देंगे।
पवन दीक्षित, ऐसा नहीं है, हरीश रावत पर पहले भी अब सरकार की तरफ से, राज्य सरकार के मंत्रियों की तरफ से आरोप लगा है, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वर्चस्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं हरीश रावत, ये बार बार आरोप उन पर लग रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, क्योंकि प्रदेश के काफी वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस में उनके पास राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारी भी है और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर भी रहे हैं। ऐसे में सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी नेताओं में शुमार है हरीश रावत का। और हरीश रावत मीडिया में बने रहने के लिए और राजनीति की सुर्खियां बने रहते हैं और वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, ऐसे एक्टिविटीज करते रहते हैं ताकि वो छाए रहते हैं। हालांकि बीजेपी के द्वारा ये भी कहा जाता है कि देश में जो आपसी अंतर्द्वंद चल रहा है उससे राजनीतिक अस्तित्व बरकरार बनाए रखने के लिए इस तरीके की मीडिया में सुगबुगाहट छोड़ते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के बहाने वो कहीं न कहीं मीडिया में बैठे रहते हैं ताकि प्रदेश की जनता में उनका वर्चस्व बना रहे। पवन दीक्षित, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रक्षाबंधन के दिन होने वाली ऐतिहासिक बकवाल में इस बार सिर्फ पूजा अर्चना और मंदिर मैदान की परिक्रमा बता दें कि 4 खाम और 7 थोकों के चुनिंदा लोग ही करेंगे। 4 खाम और 7 थोको मंदिर समिति, जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। मान्यता है कि एक बार अंग्रेजों ने भी बकवाल को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन तब भी बकवाल खेली गई थी। तो ये चंपावत से खबर मिल रही है, नहीं बता दें कि नहीं खेली जाएगी देवीधुरा की बकवाल और जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने ये फैसला लिया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण ये फैसला लिया है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध मां बाराही धाम देवीधुरा की बघुआल इस बार नहीं खेली जाएगी। कोरोना महामारी के कारण जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने यह निर्णय लिया है। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब मां बाराही धाम के बघुआल का आयोजन नहीं होगा। बघुआल में 4 खाम और बता दें कि 7 थोकों के वीर मां बाराही को प्रसन्न करने के लिए एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करते थे। जब तक एक आदमी के शरीर के बराबर रक्त नहीं बहा जाता तब तक बकवाल खेली जाती थी। इस बार कोरोना महामारी से बचने के लिए निर्णय लिया गया है कि इस बार बकवाल नहीं खेली जाएगी और हर वर्ष बकवाल के दिन मेले का आयोजन होता था, लेकिन इस बार नहीं किया जाएगा। प्राचीन मान्यता है कि देवीधुरा क्षेत्र में नरवेगी यज्ञ हुआ करता था और जिसमें यहाँ नर बलि दी जाती थी और एक परिवार में से हर वर्ष एक पुरुष की बलि दी जाती थी। जब एक बार बता दें कि चमियाल खाम की एक वृद्ध महिला के परिवार की बारी आई तो उसका एक नाती था जो उसका एकमात्र सहारा था। उसने मां बाराही से प्रार्थना की कि मां बाराही ने उसे सपने में दर्शन दिया है और समस्त गांव वालों के साथ मिलकर बकवाल के आयोजन करने के लिए कहा था। तब से यहां पर परंपरा सदियों से देवीधुरा में चली आ रही है और ये मेला रक्षाबंधन के दिन होता है। देखिए, इस साल जो है मां बाराही देवीधुरा में बकवाल मेले का आयोजन नहीं है। केवल पूजा अर्चना के लिए हमारे जो लोकल के पुजारी जी हैं वो परंपरागत पूजा के तौर पर यहाँ पे केवल पूजा अर्चना करेंगे और किसी तरह का बकवाल मेला, भीड़ भाड़ किसी को कुछ नहीं होना है या कुछ नहीं होना है। और इसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैद है। यहाँ पे हमने ड्यूटियाँ लगाई हैं और जगह जगह बैरियर भी लगा दिए हैं और मंदिर कमेटी और यहाँ के पुजारी जी ने हमें आश्वस्त किया है और उन्होंने गांव-गांव ये संदेश भेज दिया है, प्रशासन ने भी भेज दिया है कि कोई बकवाल मेला कोरोना के दृष्टिगत नहीं है। जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है उन्हें फॉलो किया जाएगा और किसी तरह का मेले का आयोजन इस बार नहीं होने जा रहा है, जैसा शासन प्रशासन और मंदिर कमेटी ने तय किया है। तो उत्तराखंड के चीन बॉर्डर के नजदीक प्राचीन शिव गुफा में विराजे सौसा महादेव, जिन्हें उत्तराखंड का छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है, शिव भक्तों के बम बम भोले के जयकारों से गुलजार रहा। इन दिनों यहां सावन मास के चलते भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड में सावन के आखिरी सोमवार के दिन आज यहां सौसा महादेव छोटा अमरनाथ नीति में दूर दूर से आए। इसके लिए राज्य ने केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। मंजूरी मिलते ही नीति वैली के इस क्षेत्र को पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में पर्यटन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी इस बात की पुष्टि की है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी मिल रही है गुफा को लेकर? जी खुशबू, हम आपको बता दें कि जो ये पवित्र गुफा है छोटा अमरनाथ के नाम से उत्तराखंड में पड़ती है। ये दरअसल दिसंबर से आज तक यहाँ पे जो अमरनाथ के जैसे शिवलिंग का आकार बना रहता है, जिसको लेकर के कुछ वर्षों से यहाँ पे पर्यटकों के श्रद्धालुओं के तादाद बढ़ने के चलते जो है पर्यटन सर्किट से के लिए होती है। बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में देश के अंतिम गांव जो चीन बॉर्डर पर है, नीति गांव, उसका एकमात्र धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बन रहा है। इसलिए राज्य के जो पर्यटन मंत्री है सतपाल जी महाराज मोदी इसको पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार से अनुमति ले रहे हैं कि इसको जो है संजय कुमार, अगर इसे वाकई में पर्यटन क्षेत्र का अगर इसको मुकाम मिल जाता है तो वाकई में यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी फायदा होगा, उनका रोजगार जो है फलेगा फूलेगा। बिल्कुल खुशबू जी, देखिए ये सीमांत क्षेत्र का जो प्रवासी गांव है, यहाँ पर लगभग 30 से छोटे जनजाति के लोग जो चीन की सीमा है उसके सेकंड डिफेंस लाइन के मुख्य प्रहरी माने जाते हैं। इस तरह का शासन पर्यटन यहाँ पे खुलता है तो जाहिर है कि इनको भी जो है रोजगार के अवसर मिलेंगे और बनाएंगे। लेकिन संजय, जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है कोरोना काल चल रहा है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। खुशबू जी, देखिए यहाँ पे अभी किसी तरह की मंदिर कमेटी बनी हुई नहीं, या कोई प्रोटेक्शन कमेटी या कुछ इस तरह का मंदिर का जो मंदिर की जो जिम्मेदारी मंदिर के रखरखाव करते हैं, उस तरह का भी किसी भी तरह का यहाँ पे नहीं बना हुआ है जो इनको लेकर के किस तरह के नियम कानून यहाँ पे रखे गए और सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि सीमांत का सबसे दूरस्थ क्षेत्र का ये गाँव से 2 किलोमीटर पैदल यहाँ पे जाया जाता है। शासन प्रशासन अगर कोशिश करे और अपनी जिम्मेदारी ले और अगर लोग को यहाँ पे जागरूक करे तो इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करेंगे। लेकिन दूरस्थ जगह शासन प्रशासन भी थोड़ा सा यहाँ पे संजय, साफ तौर पर देखा जाए तो शासन प्रशासन की भी और लोगों की भी लापरवाही बहरहाल नजर आ रही है। संजय कुंवर, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कोरोना संक्रमित के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना वॉरियर भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों के बाद स्वास्थ्य कर्मी भी लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एएनएम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की पुष्टि होने के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया, जबकि इसी अस्पताल में कोविड-19 की सैंपलिंग भी की जा रही थी। तो रुड़की से एक खबर मिल रही है जहां पर लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार कहर बढ़ रहा है। कोरोना वॉरियर्स भी अब महामारी की चपेट में आ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एएनएम भी अब कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। इसके बाद अब स्वास्थ्य केंद्र को अब बता दें कि बंद कर दिया है, सील कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर एएनएम पुष्पा बिस्ट जो यहाँ पर एएनएम के पद पर कार्यरत थी और साथ में डिलीवरी भी कराती थी हमारे अस्पताल में। अभी 27 को उसको शिकायत थी गले में दर्द और बुखार की, तो हम लोगों ने 27 को 27 तारीख को उसकी सैंपलिंग कराई थी। सैंपलिंग कराने के बाद 29 को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। हमने अस्पताल को बंद कर दिया है और 72 घंटे के लिए अस्पताल को सैनिटाइज कराया जा रहा है और पुष्पा सिस्टर को हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर के लिए भेज दिया। जल्दी हमारा अस्पताल 72 घंटे पूरे होने के बाद सोमवार को खोल दिया जाएगा और जितनी सेवाएं हैं पूर्ण रूप से जारी कर दी जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुड़की से हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए। असद, रुड़की में अभी तक कोरोना के कितने मामले और खबर पर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, रुड़की में दिन प्रतिदिन जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कोरोना योद्धा जो हैं वो भी इसके चपेट में आते जा रहे हैं। मंगलौर स्वास्थ्य केंद्र को भी इसी कारण सील किया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो एएनएम तैनात थी वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। हालांकि आपको बता दूं, बड़ी बात ये है कि मंगलौर स्वास्थ्य केंद्र में खुद कोरोना के टेस्ट किए जा रहे थे और प्रतिदिन लगभग 50 लोगों के यहाँ पर टेस्ट किए जाते थे। पर अब यही जो है स्वास्थ्य केंद्र
खुद कोरोना पीड़ित हो चुका है। हालांकि इसको कुछ दिन के लिए अभी बंद किया गया है, जैसे ही कुछ समय गुजरेगा उसके बाद इसको फिर से खोला जाएगा। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, एक तरह से जो यहाँ पर आने वाले मरीज हैं उनको भी काफी दिक्कतें हुई हैं। वहीं लोग भी दहशत में है कि एक तरह से स्वास्थ्य केंद्र खुद सील कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। जो एनएम इन लोगों का इलाज करती थी, जो इसके संपर्क में लोग रहते थे, उनका भी तलाश की जा रही है और उनका भी सैंपल लिया जाएगा। खुशबू, अरशद, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही कब तक के लिए बंद किया गया है, क्योंकि लोगों को भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद होने से? देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए तो हमारे अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि अभी 72 घंटे के लिए इसे बंद किया गया। उसके बाद अग्रिम फैसला जो है अधिकारियों की से एक बैठक लेकर किया जाएगा। अभी ये कहना निश्चित नहीं कि कब तक इसको बंद किया गया है, पर जिस तरह से अधिकारियों का कहना है कि जल्दी जो परेशानी लोगों को आ रही है उसको लेकर जल्दी इसको खोले जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अरशद, इस जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर एनएम कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, क्या इसे सैनिटाइज कराया गया है? हाँ, बिल्कुल, लगातार इसको सैनिटाइज किया जा रहा है और किसी भी बाहर के व्यक्ति को अब अस्पताल में नहीं जाने दिया जा रहा। तो अंदर जो है काफी जिस तरह से पता चला है उसके बाद से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है और लोगों को बिल्कुल भीतर नहीं जाने दिया जा रहा। पूरी तरह से सील इस अस्पताल को फिलहाल कर दिया गया है। अरशद हुसैन, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना वॉरियर्स अब महामारी की चपेट में आने लगे हैं, खुद भी कोरोना पॉजिटिव होने में लगे हैं। बता दें कि मंगलौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एनएम भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। कोरोना वॉरियर्स भी अब महामारी की चपेट में आने लगे हैं। लगातार संक्रमितों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने से देश भर में खुशी का माहौल है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भगवान राम के मंदिर के निर्माण की सारी बाधाएं अब दूर हो गई हैं। मंदिर निर्माण को लेकर 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर की आधारशिला रखी जानी है, जिसको लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। मसूरी दौरे पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और राम मंदिर बनने पर देश में खुशी का माहौल है, ये बिष्ट ने अपने बयान में कहा। इस दौरान इसी के साथ उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को रखी जाएगी राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री के हाथ से, जिसको लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास है। राम मंदिर के कपाट खोलने से लेकर के भूमि पूजन का काम राजीव गांधी जी अपने जीवन काल में करा चुके थे और ईश्वर अगर उनको हम समय देता तो अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने भगवान राम के मंदिर के निर्माण का पूरा रास्ता खोल दिया था। अगर वो उनकी हत्या न होती तो उनके कार्यकाल में राम मंदिर बन जाता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, राम मंदिर के निर्माण में जितनी बाधाएं थी सब दूर हो गई और अब भगवान राम का भव्य मंदिर बने, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। पूरे देश के हर वर्ग का नागरिक चाहता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और उस राम मंदिर में लोग भगवान राम की प्रार्थना करें। हम भी ये सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी भगवान राम का मंदिर बने। लेकिन जो वर्तमान भारत सरकार है, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी राजनीति कर रही है। उनको इस राजनीति करने से बचना चाहिए, आडंबर से बचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, जिनको जिम्मेदारी दी है, उन लोगों को काम करने देना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उससे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की बुनियाद रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जिनको उन्होंने घर बिठा दिया, आज अगर उनको राम मंदिर निर्माण की पूजा में जाने से रोका जाता है तो देखो ईश्वर न्याय करता है। जिन लोगों ने रोका उनको कोरोना ने रोक दिया। कोरोना ने जहां अनेक परेशानियां पूरे विश्व को दी तो बहुत सारी चीजें सुधारने का काम किया, उसमें एक ये भी मुझे दिखाई देता। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील सोनकर मसूरी से जुड़ गए हमारे साथ। सुनील सोनकर, राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त को रखी जानी है, इसको लेकर अभी से राजनीति शुरू हो गई है, गहमागहमी देखी जा रही है।
खुशबू, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष जोसिंह बिष्ट ने बताया कि जो आधारशिला यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी जा रही है वो एक अच्छा प्रयास है, परंतु उन्होंने बताया कि जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनके द्वारा उनके कार्यकाल में ही राम मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे, वहाँ पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी और उन्होंने कहा कि वो उनका हत्या हो गई थी, इस वजह से ये पूरा जो था मूवमेंट वो रुक गया। अगर वो जीवित रहते तो शायद आज राम मंदिर पहले ही बन चुका होता। उन्होंने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना जरूर करी, परंतु उन्होंने उनसे मांग भी करी है कि राम मंदिर के मुद्दे पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने जो कद्दावर नेता भाजपा के हैं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, पहले उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था परंतु आज उनको निमंत्रण दे दिया गया है, परंतु उनका ये कहना था कि उनकी अनदेखी किया जाना कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोरोना से जुड़ते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश करी आज वो खुद कोरोना की चपेट में हैं और वो खुद ही राम मंदिर की जो ये भव्य कार्यक्रम है उसमें शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। जी सुनील सोनकर, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 अगस्त को रखी जाएगी राम मंदिर की आधारशिला, जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मसूरी दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बिष्ट और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में हर्षोल्लास है क्योंकि राम मंदिर की आखिरकार आधारशिला रखी जानी है, लेकिन इसमें भी राजनीति हो रही है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। सत्ता पक्ष पर, केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया है। बता दें कि राम मंदिर बनने पर देश में खुशी का माहौल है, ये बिष्ट ने कहा, लेकिन इस दौरान अभी भी केंद्र सरकार इस पर राजनीति कर रही है, राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, ये आरोप बिष्ट ने लगाया। जोसिंह बिष्ट का ये बयान सामने आया। मसूरी दौरे पर हैं जोसिंह बिष्ट और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है कि क्योंकि राम मंदिर की आधारशिला रखी जानी है, पूरे देश में खुशी का माहौल है, लेकिन इस पर भी अब केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। और इस बीच जसपुर से बड़ी खबर आ रही है। असामाजिक तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। जसपुर के नगर निगम की लापरवाही की वजह से हंगामा हो गया। हिंदू जागरण मंच और बीजेपी के लोगों ने हंगामा काट दिया। असामाजिक तत्वों ने की माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। जसपुर के नगर निगम की लापरवाही की वजह से हंगामा हो गया। हिंदू जागरण मंच और बीजेपी के लोगों ने काटा हंगामा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। असामाजिक तत्वों ने की माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। जसपुर के नगर निगम की लापरवाही की वजह से यहां पर हंगामा हो गया और धीरे धीरे यह हंगामा बढ़ता चला गया। लोगों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। जसपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। प्राइम न्यूज आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहा है। असामाजिक तत्वों ने की माहौल को खराब करने की कोशिश, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। जसपुर के नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसकी वजह से यह हंगामा बढ़ता चला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कोरोना काल भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन हंगामे के दौरान ये लोग ये भी भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इस दौरान इन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग जस के तस बने रहे, यहाँ पर नहीं माने, हंगामा काटते रहे। जसपुर के नगर निगम की लापरवाही की वजह से हंगामा बढ़ता चला गया। हिंदू जागरण मंच और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा काटा। जसपुर से यह बड़ी खबर मिल रही है, जिससे प्राइम न्यूज आपको रूबरू करा रहा है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। असामाजिक तत्वों ने की माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। जसपुर के नगर निगम की लापरवाही से हंगामा बढ़ता चला गया। हिंदू जागरण मंच और बीजेपी के लोगों ने हंगामा कर दिया। ये खबर जसपुर से आ रही है। तस्वीरें भी आपको जसपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर नगर निगम की लापरवाही भारी पड़ी और यहां पर लोगों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री ने संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और संस्कृति हमारी प्राचीन भाषा है, ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा। और केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में कई बदलाव किए हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर भी बयान दिया। संस्कृत के संरक्षण के लिए राज्य सरकार भी कर रही है काम। ये तमाम बातें अपने बयान में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। संस्कृत के संरक्षण के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। देहरादून से हमें जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बधाई दी और इसी के साथ संस्कृत दिवस की भी शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री ने संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने बयान में कहा। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के बारे में भी बताया, कई बदलाव किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी। संस्कृत के संरक्षण के लिए राज्य सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने बयान में कहा। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, उसमें कई बदलाव किए हैं। संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर संपूर्ण देश में संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। संस्कृत भाषा हमारे राज्य की दूसरी राजभाषा होने के साथ साथ भारत के प्राचीन ऋषिमुनियों की भाषा भी रही है। यही संस्कृत भाषा हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान की भाषा भी रही है। केंद्र सरकार में नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय निश्चित किए गए हैं तथा राज्य सरकार भी संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। संस्कृत भारती भी संस्कृत सप्ताह के अवसर पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अतः संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में लगे समस्त कार्यकर्ताओं को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। यूके प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।